नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी और अवनीश पीएन शर्मा जी। और मैं आप दोनों लोगों को साथ-साथ आपने कई बार देखा होगा, मुख्यतः अवनीश जी के प्रारब्ध चैनल पर, लेकिन आज ये जयपुर डायलॉग्स पर एक साथ हैं। और हम बात करेंगे, कई सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो कुंभ के स्पेशलिस्ट अवनीश जी से पूछेंगे साहब कि महाकुंभ में अभी क्या चल रहा है? जो मौनी अमावस्या पे जो समस्याएँ आईं, भगदड़ मची और कुछ लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी। उसके बाद से क्या व्यवस्थाओं में कुछ सुधार आया है? मैंने सुना योगी जी ने बहुत कस के अफसरों को फटकार भी लगाई थी। और जो मौनी अमावस्या पे जो फेलियर हुई थी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, उसपे मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने सुना कि वो ब्यूरोक्रेसी में वायरल हो गया। तो अभी क्या सिचुएशन है? जी, बिल्कुल। आज जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। इस समय जब हम आज बात कर रहे हैं तो एक और प्रमुख स्नान की तिथि है। आज जो है वो माघी पूर्णिमा का स्नान चल रहा है और स्नान आधी रात के बाद से शुरू हो गया, लेकिन उसी के लगभग 1:30 बजे के आसपास से जो वार रूम 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास लखनऊ में बनाया गया है, योगी आदित्यनाथ अपने चीफ सेक्रेटरी और बाकी पूरे जो अधिकारी इस समय लखनऊ मुख्यालय में मौजूद हैं। तो योगी जी एक एक पल की जानकारी ले रहे हैं और लाइव फुटेज देख रहे हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो योगी जी के पार्ट से तो यह है, उनका भी जागरण लगभग 1 बजे से चल रहा है। मौनी अमावस्या में जो घटना हुई, आपने उसको कहा कि प्रशासनिक फेल्योर हुआ हो। थोड़ा सा इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए, प्रशासनिक फेल्योर होना ये एक अलग बात है। घटना हो जाना, बैरिकेड्स की क्वालिटी नहीं रहना, अब ये जांच में स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि जहां पर बैरिकेड टूटा वो मानक के अनुरूप बैरिकेडिंग नहीं थी। और ये वजह थी, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इस तरह के इंतजामों में एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं कि बैरिकेड आपको बालू या इस तरह की जमीन में कितना लगाना है, किस रेशियो तक उसको अंदर रखना है, किस रेशियो से ऊपर रखना है ताकि वो गिरे नहीं। जो शुरुआती जांच में अभी तक आई है उसमें यह था कि मानक के अनुरूप बैरिकेड नहीं था। अगर वो बैरिकेड नहीं टूटा होता तो भगदड़ की स्थिति नहीं मचनी थी, ये दुर्घटना भी नहीं होती। बैरिकेड टूटा और एक फ्लो हुआ, उसके पीछे भीड़ आई, लोग दबते गए, ये एक कारण था। तो ये गुणवत्ता का कारण है। प्रशासनिक जो इंतजाम थे वो उतने ही थे, उन्हीं इंतजामों के साथ अब भी उसके बाद के एक बसंत पंचमी का अंतिम जो अमृत स्नान था उसको पूरा करा लिया गया। उसके बाद आज भी जो स्नान चल रहा है उसको भी लगातार पूरा कराया जा रहा है और सभी के अनुमान से विपरीत जाते हुए बहुत सारे लोग जो इस बात के लिए प्लान करके बैठे हुए थे कि थोड़ा सा आराम हो जाए, बसंत पंचमी बीत जाए, प्रधानमंत्री का 5 तारीख का दौरा बीत जाए, कुंभ नहाने का, वो सब निकल जाए तो 6 तारीख से हम चलेंगे। अब हुआ क्या, 8 को एकादशी थी, 6 तारीख को मैं लखनऊ मुख्यालय से खुद अपने इवेंट के सिलसिले में और कुंभ में डुबकी लगाने, इन दोनों के उद्देश्य से मैं खुद गया। प्रयागराज तक की यात्रा मैंने लखनऊ से सड़क मार्ग में की। 6 तारीख को मैं बड़े आराम से लखनऊ की साइड से होता हुआ और जो स्टील ब्रिज मार्ग है जिसको बेला कछार एक नया डेवलप किया गया है मार्ग, जो कि काफी सुविधाजनक है, आपको सीधे सिविल लाइन एरिया में पहुंचा देता है, जहां से आप या तो अरेल चले जाते हैं यानी यमुना उस पार, अगर आप चाहते हैं कि मुख्य कुंभ क्षेत्र में आप पहुंच जाएं तो आप उधर से परेड ग्राउंड की तरफ से होते चले जाएंगे, जानशनगंज से होते चले जाएंगे। सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा था, मैं बड़े आराम से पहुंच गया। 7 तारीख को मैं कुंभ क्षेत्र में भी पहुंच गया। हुआ क्या, सैटरडे संडे और एकादशी आसपास के लोगों की क्राउड, जो भीड़ चलती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, वो रूटीन में आए, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। लेकिन उसी के साथ साथ ऐसे लोग जिन्होंने 6 तक अपने आप का संयम बरकरार रखा था, रोक रखा था, उन्होंने अपनी यात्राएं प्लान की और उसमें से 80-90% ऐसे लोग थे जो अपनी प्राइवेट व्हीकल में यात्रा प्लान किए। इसलिए सड़कों पर कारों का रेला, प्राइवेट गाड़ीज का रेला, 4 व्हील्स का रेला, ये बढ़ता चला गया। और जब ये बढ़ता चला गया तो हाईवेज पे जाम की स्थिति नजर आई। अब आते हैं फिर से वापस
कि मौनी अमावस्या से सीखते हुए क्या हुआ। निश्चित तौर पर मैं अब भी आपकी बात से सहमति रखूंगा कि 2019 के कुंभ को जिन अधिकारियों ने, मैं उसमें एसपी गोयल का नाम लूंगा, मैं उसमें वर्तमान जो होम सेक्रेटरी हैं संजय प्रसाद, ये दोनों अधिकारी उस समय कुंभ को करा के बहुत अच्छा खासा सकारात्मक अनुभव रखे हुए हैं। मैं मानता हूं कि एसपी गोयल इस समय सीनियर हो चुके हैं, उनकी जो है व्यस्तता कहीं और है, उनकी नियुक्ति कहीं और है। संजय प्रसाद साहब भी अब इस समय दूसरा महकमा संभाल रहे हैं। लेकिन जब आपने महाकुंभ का इतना बड़ा खाका खींच लिया तो आपको इनको भी कैंप करने के लिए भेजना चाहिए था। ये चाहते तो अपने अपने डिपार्टमेंट बड़े आराम से चला सकते थे प्रयागराज से। सर अवनीश जी, बात ये भी आई कि ये जो डीआईजी साहब हैं वैभव कृष्ण जी, इनकी पोस्टिंग केवल 6 दिन पहले हुई मेला आरंभ होने के, और जो मेला अधिकारी हैं उनको भी ना तो कोई माघ मेले का अनुभव है और ना किसी कुंभ का, किसी प्रकार का, वो भी प्रयागराज में रहे नहीं है। तो जो जिसने भी इनकी पोस्टिंग कराई, क्योंकि योगी जी के पास तो सुझाव जाते हैं ना, मैं जानता हूं कि किस तरह से प्रपोजल चलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से लेके और चीफ सेक्रेटरी से लेके और ऊपर प्रपोजल जाते हैं। तो ये प्रपोजल किसने बनाई, क्या सोच के बनाई? सर आपने जो ये बात कही ना, अब इसका जिक्र कर देना बड़ा जरूरी है। मेला अधिकारी और पुलिस अधिकारी ये दोनों किसी समय एक जिला यूपी का संभल, जो कि बड़ा बहुचर्चित जिला है, वहां पर दोनों रहे हैं जिले में ही, और इन दोनों के बीच में कितनी अच्छी केमिस्ट्री रही है अब ये दर्शक बताएंगे, संभल के लोग बताएंगे। मतलब दोनों ने एक दूसरे पर एफआईआर कराने तक की स्थिति आ चुकी थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति आ चुकी थी। ऐसे में ये प्रश्न तो हमेशा के लिए खड़ा रहेगा कि इन दोनों लोगों के इन युगल को एक साथ उठा के बिना किसी अनुभव के क्यों महाकुंभ में तैनात कर दिया गया। इसीलिए आपको चापर से बाढ़ राहत की तरह अधिकारी बाद में भेजने पड़े। इस बात को कम से कम लखनऊ में ब्यूरोक्रेसी को और मुख्यमंत्री के आसपास जो भी नियुक्तियां चलती हैं उसको देखना है। और ये प्रश्न अब यहां से उठेगा, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये गंभीरता से हल भी किया जाएगा और हल करने की पर्याप्त क्षमता जो है यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर है। तो ये सवाल तो सर हमेशा बना रहेगा। 6 दिन पहले तो छोड़ दीजिए, अरे भाई जिस समय पटती नहीं है तो आप उनमें क्या कोऑर्डिनेशन वहां हो सकता है, जहां मुकदमेबाजी हो चुकी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा चुके हैं, ऐसे दो अधिकारियों को आपने एक मेला क्षेत्र में नियुक्त कर दिया गया। तो अब ये किस मंशा से किया? अब मैं तो इनसाइडर हूं नहीं, सचिवालय नाम की कोई चिड़िया हमारे पास रहती नहीं है सर। हम तो उन लोगों उन जैसे राम की गिलहरियां हैं जो सचिवालय की तरफ पीठ करके भी खड़ा नहीं होते। तो अब चलिए इसमें आगे बात करेंगे, तो बाबा जी के पास चलते हैं। बाबा जी, आप गए नहीं कुंभ इस बार लगता है? तो मेरे साथ एक इशू है, मैं ना भीड़ को मैं बिल्कुल वो नहीं कर पाता हूँ। मेरे को भीड़ पे एक किस्म का कुछ फोबिया और कुछ मेरे मेडिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से मैं भीड़ को अवॉइड करता हूँ। तो 12 तारीख के बाद जैसा कि बताया कि ये वाला जो स्नान बीत जाएगा, उसके बाद जो एक बीच में ऐसा एक मौका मिलेगा जहां भीड़ कम होगी तब जाऊंगा। लग तो नहीं रहा है, लोग तो कह रहे हैं ये बढ़ती चली जा रही है लगातार। अगर सर भीड़ नहीं कम होगी तो मेरा जाना तो मुश्किल है। मैंने भी यही प्लान किया था, लेकिन समाचार तो ये आ रहे हैं कि साहब भीड़ तो लगातार, लगता है कि आधी जनता ने यही प्लान कर रखा था कि बाद में जाएंगे, तो सारे के सारे एक साथ हो गए। हाँ, मैंने भी यही सोचा था बाद में जाऊंगा, लेकिन अब वहां से जो है वो समाचार ये आ रहे हैं कि ना ही आइए, अवॉइड कीजिए तो ही ठीक है। हाँ जी। अब ये तो अवनीश जी बताएंगे क्या स्थिति है। नहीं, मेरे तो सर कुछ मेडिकल इश्यूज भी हैं कि मुझे भीड़ में दिक्कत होती है। अच्छा है सर, आपको भीड़ में दिक्कत होती है, आपके पास कम से कम एक वजह है। हकीकत यही है सर, कई बार होता ही है कि सड़क में हम लोग शहर में चलते हैं ना, तो पता चला कि मेन रोड पे हमें पता होता है लोकल होने की वजह से कि भाई लखनऊ का पता है कि हजरतगंज की तरफ मत निकलो, सीधे सीधे विधानसभा मार्ग से, वहां पर 4 लाल बत्तियां मिलेंगी और जाम मिलेगा। तो बंदा क्या करता है, हलवासिया से टर्न ले लेता है, कहता है लालबाग होके निकल जाएंगे। लेकिन ये स्मार्टनेस ज्यादातर लोग अपनाते हैं और पता चलता है कि मेन मार्ग खाली होता है और हलवासिया वाला जो मार्ग है वो बिजी हो जाता है। तो कुछ यही स्थिति महाकुंभ की हुई है। हो क्या रहा है सर, आप वहां कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि इस समय बड़े स्मूथ लोग चल रहे हैं। आज मेरे पास जो फीडबैक है मैं आपको बता दूं,
प्रयागराज शहर बिल्कुल कूल है, बिल्कुल काम है, कोई इशू नहीं है। महाकुंभ का जो मेला क्षेत्र है वहां तो गजब की नीरवता, गजब की शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी समस्या चार पहिया वाहनों की जो लंबी कतार है वहां पे है, वो भी कभी खुल जा रही है कभी नहीं खुल जा रही है, तो सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। आप वहां पर इस चीज का कोई पैमाना सेट नहीं कर सकते। किसी को आप ये सलाह नहीं दे सकते। मैंने सलाह देना बंद कर दिया है, पूछताछ कार्यालय मैंने बिल्कुल अपना बंद कर दिया है कि क्या हम चले आए, पता चले हम कह दें और उसके 4 घंटे आप ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद जो है मुझे फोन करे और मैं फोन उठाने की स्थिति में न रहूं। तो सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन इस सबके बीच में जो बेहद सकारात्मक बात यह है सर, मैं 4 दिन कुंभ में रह के आया हूं। मैं खुद लखनऊ के लिए जब निकला प्रयागराज से 10 तारीख को, तो मैंने वो यात्रा जो मैं 4.5 घंटे में पूरी कर लिया करता था, वो यात्रा मैंने 6.5-7 घंटे में पूरा किया लखनऊ तक का। उसमें भी क्या, मैं रीवा की तरफ गया, जबकि रीवा लखनऊ मार्ग से कोई मतलब नहीं है, मैं अरैल की तरफ था। तो हमने ये प्रयास किया कि भाई एक बार मैंने ये भी कहा कि रीवा चलते हैं, रीवा भारत से बाहर थोड़ी है, रीवा चलते हैं, वहां तक चले जाएंगे, अरे चित्रकूट चले जाएंगे। लेकिन ग्रामीणों से पूछते पूछते राष्ट्रीय राजमार्गों को अवॉइड करते करते आराम से गए। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, आराम से जाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचिएगा कि सीधे सीधे त्रिवेणी में आपकी गाड़ी जाएगी तो भूल जाइए, इस कुंभ में नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। मेला क्षेत्र की कोई पार्किंग खोजिए, पैदल चलना है तो चलिए, और नहीं तो सर आपके बाथरूम का शावर पर्याप्त है, गंगा जल कहीं से मंगा लीजिए, एक ढक्कन उसमें डालिए और बड़े आराम से स्नान कीजिए। फेसबुक और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपडेट कीजिए, गंगा मैया की जय बोलिए, ये भी उतना ही पुण्य का काम है। तो चलिए अब हम चलते हैं जरा बाबा जी के पास। बाबा जी पंजाब पहुंच गए हैं, तो साहब क्या पंजाब में केजरीवाल को ला रहे हैं क्या आप? नहीं सर, पंजाब से केजरीवाल पूरी तरह तड़ीपार किए जा चुके हैं। बात यह सर कि पंजाब में क्या मुंह लेके आएंगे केजरीवाल, पहला सवाल। और आएंगे तो कहां बैठेंगे सर? आज पंजाब में केजरीवाल के पास बैठने की जगह नहीं। केजरीवाल ने सर अपना चेला बैठा रखा है ना उन्होंने, विभव कुमार, Z+ सिक्योरिटी के साथ। देखिए वो तो सर ऐसे जो चेले होते हैं ना, वो तो एक इशारा हो जाए तो ऐसे चेले जो है वो अप्रभावी हो जाते हैं। और वो चेले सर चुनाव के तुरंत बाद ही अप्रभावी कर दिए गए थे। और उस चेले को सिर्फ और सिर्फ पंजाब प्रदेश को चूसने के लिए बिठाया गया था। आज स्वाति मालीवाल ने बहुत अच्छा ट्वीट किया है कि केजरीवाल पंजाब को ATM समझना बंद करें और ट्रांसफर पोस्टिंग, खनन उद्योग और रियल एस्टेट के माध्यम से जो वो पंजाब को चूस रहे हैं, पंजाब का दोहन कर रहे हैं, पंजाब को उन्होंने ATM बना रखा है, ऐसा समझना बंद करें। और सर स्वाति मालीवाल जो है ना, आज की तारीख में केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई हैं। क्यों? बिकॉज शी नोज ईच एंड एवरी, है ना, स्केलेटन विच इज बरीड इन केजरीवाल कबर्ड। केजरीवाल का एक एक कच्चा चिट्ठा ये लड़की जानती है, और वो केजरीवाल का उसने जीना हराम किया हुआ है। अब आ जाते हैं सर जरा पंजाब पे। वो पुरानी कहावत है ना, वो किसने कहा था? रहीम दास जी ने कहा था ना, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह दे। तो सर बहुत ही बुरी दशा है पंजाब में इस समय। एक तो सर पंजाब वैसे ही अपने समस्याओं से जूझ रहा है। सर आज की तारीख में मैं आपको पंजाब की हालत बताऊं, जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं थी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो समस्याएं थी, वो सब तो थी ही। एक नई कौड़ में एक नई खाज ये पैदा हो गई है कि पंजाब के लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि डिपोर्ट तो अन्य सभी राज्यों के लोग आए हैं, परंतु सर इसका सबसे ज्यादा बुरा असर जो पड़ा है वो पंजाब पे पड़ा है। क्यों? क्योंकि पंजाब में इस वक्त सिर्फ एक ही इंडस्ट्री काम कर रही थी, वो थी इमिग्रेशन इंडस्ट्री, और उसी के इर्द गिर्द पूरा समाज घूम रहा है। मतलब आज पंजाब का आप कोई भी सोशल
आप पहलू उठा के देख लेंगे तो वो आपको इमिग्रेशन के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ मिलेगा। सारा का सारा बिजनेस, आज आप बाजार में चले जाइए, हर दूसरी दुकान, और यकीन मानिए, बल्कि कुछ कुछ मार्केट तो ऐसी है जो पूरी तरह सिर्फ इमिग्रेशन इंडस्ट्री के लिए खुली हुई है। आइलेट्स की दुकानें, उसके अलावा वीजा सेंटर्स, इमिग्रेशन काउंटर्स, उसके बाद टिकटिंग, उसके बाद दुनिया भर का, उसके बाद कर्जा देने वाली। आज जितना भी रियल एस्टेट पंजाब में बिक रहा है वो 90% इमिग्रेशन के कारणों से बिक रहा है। लोग अपनी जमीनें बेच रहे हैं, अपनी जायदादें बेच रहे हैं, सोना गिरवी रख रहे हैं, शादियां हो रही हैं। यहां तक कि मैट्रिमनी मार्केट भी इमिग्रेशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस होती हैं। हजारों लोगों को सिर्फ इस बात का रोजगार मिला हुआ है कि वो आइलेट सेंटर में 5.5 बैंड लेने वाली लड़कियों का बायोडेटा जुटाते फिरते हैं, जिससे कि उनकी शादियां पंजाब के उन लड़कों से कराई जा सके जो आइलेट्स पास करके विदेश जाने का सपना जिनका पूरा नहीं हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आइलेट्स पास नहीं कर सकते, वो निपट अनपढ़ है। तो उनकी शादी एक आइलेट्स क्वालिफाइड लड़की से करा के स्पाउस वीजा पे उनको किसी तरह इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा या कहीं भेज दिया जाए। इसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पंजाब में 3 किस्म की शादियां होती हैं। एक असली शादी होती है, एक होती है आइलेट्स वाली कुड़ी दे नाल मैरिज, आइलेट्स वाली कुड़ी दे नाल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। शादी जब तय होती है तो पहले से लड़की बता देती है कि मैं सिर्फ कागजी शादी करूंगी, उस शादी में मैं लड़के के साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगी, मैं ये शादी एक्चुअल शादी नहीं है। अब अंग्रेज सर बड़े चालाक हैं, वो जब स्पाउस वीजा लगाते हैं तो उन्होंने पूछना शुरू किया, अच्छा ये कौन है, तुम्हारे हस्बैंड है? अच्छा, दोनों लड़के लड़की को अलग अलग कमरे में बैठा लेते हैं। अच्छा, हनीमून कहाँ हुआ था? अब लड़की तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके बैठी है, वो तो लड़के के घर कभी शादी के बाद गई भी नहीं की। अच्छा, जब वहां शादी के बाद वो वाली जो रस्म हुई थी, वो कौन से कमरे में बैठ के हुई थी, उसमें कौन कौन शामिल था? अब सब जब ये हुई ही नहीं रस्म, तो अच्छा लड़के से अलग सवाल पूछेंगे, लड़की से वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि फर्जी मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, स्पाउस वीजा कैंसिल हो जाता है। अब लड़की की मजबूरी है कि उसको वो तमाम रिचुअल्स और वो तमाम और बाकायदा हनीमून के और सुहागरात के इंटीमेट सीन्स भी डिस्क्राइब करने पड़ सकते हैं। तो आप एक समाज की गिरावट की पराकाष्ठा आपको इस प्रकरण में सुनाई देती है, दिखाई देती है। एक लड़की एक लड़के से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और उसके बाद एक नकली सुहागरात तक मनाने के लिए बाध्य हो गई एक समाज में। क्यों है ऐसा? इस समाज की गिरावट के पीछे क्या कारण है? आपका क्या आकलन? मेरे स्वयं के कुछ विचार हैं, लेकिन आपका क्या आकलन? सर, मेरे विचार में यह है कि इस समाज को पिछले 50 साल में एक बात सबसे पहली समझाई गई है कि ये मुल्क ता नरक है, उत्थे एक स्वर्ग है। पंजाब वहां कनेडा दे विच, और कनाडा में जाते ही वहां पे डॉलरों के पेड़ लगे होते हैं, और जैसे ही जहाज जहां खड़ा होता है उसके वहीं मतलब उतरने वाली सीढ़ी के बगल में एक पेड़ होता है, और बोरी यहां से लेके जानी है, वहां जाके ही डॉलर तोड़ने हैं और उसी जहाज से अपने बाप को भेज देने। ये एक गलत फहमी है, और जिससे पंजाब का हर व्यक्ति, न बच्चा ही नहीं, उसका बाप मां सब पूरा समाज ग्रस्त है। और इतनी भयावह कहानियां सुनने के बाद भी उन पर कोई असर नहीं है। कनाडा में भुखमरी है, यूके में भुखमरी है, यूएसए से बेड़ियां और हथकड़ियां लगा के भेजा जा रहा है। इसके बावजूद आज पूरा का पूरा पंजाब पुर्तगाल, आज की तारीख में, आज बता रहा हूं, आज पूरा का पूरा पंजाब पुर्तगाल जाने के लिए लाइन लगा, कोई फर्क ही नहीं है। अच्छा, अमेरिका और मुश्किल हो गया। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 100-100 एकड़ 200-200 एकड़ जमीनें हैं, वो उनको जो है वो उन पे काम करने के लिए वो केवल पूर्वियों के पंजाब के
बिहारियों और पंजाब उत्तर प्रदेश वालों के ऊपर निर्भर है। पंजाब के डीजीपी की बेटी यूके गई है और 12 घंटे की शिफ्ट करती है। पंजाब के एक एक्स डीजीपी की बेटी, नाम नहीं लूंगा। और एक बुजुर्ग मिल गए, ऐसे ही रैंडम मिल गए। बड़ी दर्दनाक कहानी है। तो उसको बोली कि अंकल जी मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली, 10 मिनट बाद प्लीज वहां बैठिए, आप कॉफी पीजिए, मैं आ रही हूँ। आई, उनसे बातें करने लगी। उस बुजुर्ग ने ये मुझे खुद कहानी बताई। फिर जब 15-20 मिनट, आधा घंटा बातें करने लगी, तो उस बुजुर्ग तो बोली कि मुझे प्यार करो, मेरे सिर पे हाथ फेरो, और रोने लगती। फिर उसने बताया कि मेरा बाप पंजाब का डीजीपी, अब मेरे बाप ने मुझे बहुत मना किया था कि बेटा मत जा, मत जा, वहां कुछ नहीं। और कहते आज से 10 साल पहले मैं आ गई, रो रही थी। सर ये कहानियां पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है, इसके बावजूद उसको वहीं जाना। और आज पंजाब में इतनी भयानक निराशा है, आप उसको सोच नहीं, जब तक ये डिपोर्टेशन वाला किस्सा चला है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी बेटी और मेरे एक मित्र, ये दोनों, इनके अलग अलग एकेडमीज हैं जहां पे ये वो बाल काटना और इत्यादि ये सब ग्रूमिंग इंडस्ट्री के तैयार करते हैं। उनके उनके यहाँ पढ़ाई होती है उस चीज की, सलून्स हैं। उनके 99.9% जो स्टूडेंट्स हैं वो विदेश जाने के लिए एक कोई स्किल सीख के जाना चाहिए, ये अकल आई है लोगों में ना, तो वो हेयर कटिंग की और ग्रूमिंग की स्किल सीख के जाते हैं। और 99% जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो विदेश जाने वाले हैं। अब चूंकि विदेश जाने वालों को खतरा हो गया है, वहां जाना मुश्किल हो गया है, वीजा नहीं मिल रहा, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, तो पूरा 2 महीने के अंदर पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई। इतनी भयानक निराशा के बीच 92 विधायकों को एक बौना, आत्ममुग्ध, मेगालोमैनिक, हारा हुआ नेता सिर्फ अपनी, मतलब अपना अहंकार और लोगों को यह बताने के लिए कि आम आदमी पार्टी के मालिक हम हैं, और 92 विधायकों को और एक मुख्यमंत्री को आदेश देता है कि चलो कपूरथला पहुंचो दिल्ली में। और 24.5 मिनट की कुल मीटिंग चली है सर, मतलब शुरू होना, मीटिंग कपूरथला हाउस में शुरू हुई, 24.5 मिनट में खत्म हो गई। 15 या 16 मिनट केजरीवाल बोला और कोई विधायक केजरीवाल की बात सुन नहीं रहा था। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं आपको, कोई विधायक केजरीवाल की बात सुन नहीं रहा था, आपस में बातें कर रहे थे। और एक मौका तो ऐसा आया जब आपस में कोई चुटकुला सुना के विधायकों ने जोर का ठहाका लगाया, उधर से केजरीवाल बोल रहा था। और ये पुरानी बातें हो गई कि भगवंत मान का कोई सपोर्ट नहीं है। आज की तारीख में वो सारे 92 विधायक भगवंत मान के सपोर्ट में खड़े हैं। केजरीवाल के कहने से नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो ये कहा था ना कि केजरीवाल सीएम बनना चाहता है, सर ये वो लोग ऐसी बात करेंगे जो पंजाब की साइकी को की एबीसी भी नहीं जानते। सर पंजाब में एनीबडी हु डज नॉट स्पीक पंजाबी इज अ भैया, नंबर 1। नंबर 2, एनीबडी हु इज नॉट स्टर्ड विद लॉन्ग हेयर, साबत सूरत सिख अगर आप नहीं है तो आप दोयम दर्जे के बी ग्रेड के नागरिक हैं। और पंजाब में सीएम बनने की 3 शर्तें हैं, पंजाबी स्पीकिंग जट सिख। तो ये तीनों ही क्वालिफिकेशन केजरीवाल के पास नहीं है। तो सर केजरीवाल को आज की, अच्छा 1 मिनट, इसने जो मीटिंग बुलाई थी 92 विधायक और मुख्यमंत्री, और उसका पूरा प्रोटोकॉल और सभी विधायकों का प्रोटोकॉल, उनकी व्यक्तिगत और सरकारी सुरक्षा एजेंसीज, गार्ड, सब कुछ, इतना बड़ा काफिला सर चल के दिल्ली गया, केजरीवाल खुद क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताइए ना, चुनाव हारे दिल्ली के,
तो पहले तो दिल्ली के पूर्व विधायकों और विधायकों की मीटिंग होनी चाहिए थी ना, समीक्षा बैठक तो दिल्ली से शुरू होनी चाहिए ना। तो पंजाब से कौन सी समीक्षा बैठक हो रही है भैया? नंबर वन। नंबर टू, कहते हैं कि साहब बात ये उठी है कि हम दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी इसलिए हारी क्योंकि पंजाब ने अपनी जो वादे थे वो पूरे नहीं किए। अगर पंजाब 1,000 रुपए महिलाओं को दे देता तो भाजपा को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि इन्होंने पंजाब में 1,000 रुपए तो इनसे दिए नहीं गए, तो ये दिल्ली में 2,100 रुपए कहां से देंगे महिलाओं को। तो सर भगवंत मान ने इसका जवाब पता है क्या दिया? कि केजरीवाल साहब कौन सी बातें करते हो, आज पंजाब के ऊपर जो इतना बड़ा कर्जा है ये आपकी वजह से है। आपने जो फ्रीबीज का वादा कर दिया था इसने पंजाब को दिवालिया कर दिया। आज 4 लाख करोड़ रुपए का, हमारे 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है पंजाब के ऊपर। और इस महीने फरवरी महीने की सैलरी देने के लिए 6400 करोड़ रुपए का नया कर्जा पंजाब को लेना पड़ा है इस महीने का। तो कहते हैं ये पंजाब की दुर्दशा आपकी फ्रीबी पॉलिटिक्स की वजह से हुई है। हमारे पास तनख्वाह देने के लिए तो पैसे नहीं है, और आप कह रहे हो कि हमने आपको दिल्ली का चुनाव जिताने के लिए 1,000 रुपए औरतों के खाते में क्यों नहीं जमा किए? जहर खाने को तो पैसे नहीं है। तो सर 2 टूक केजरीवाल को कह दिया गया है कि अपनी ये गंदी घटिया राजनीति बंद कीजिए। पंजाब के पास वो सर शोले फिल्म का बहुत मशहूर डायलॉग है कि रामगढ़ वालों ने कुत्तों के आगे रोटी डालना बंद कर दिया। अच्छा, ये तो आपने अंदर की सारी कहानी बता दी। हाँ पंजाब। और सर एक बात बताऊं, वो जो ट्वीट किया है ना केजरीवाल ने, सॉरी स्वाति मालीवाल ने, वो स्वाति मालीवाल नहीं है सर, असल में वो ट्वीट भगवंत मान का है। असल में वो ट्वीट भगवंत मान का है कि पंजाब को एटीएम समझना बंद करिए केजरीवाल जी। और सर जहां तक विभव कुमार की बात है, सर आप खुद आईएएस अफसर रहे हैं राजस्थान के, आपको पता है कि ऐसे ओएसडीज की, अच्छा एक बात बताऊं सर, क्लर्क लेवल का आदमी है, ही वॉज ए सिंपल क्लर्क इन द पर्सनल ऑफिस ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन। जो उनका जो वो था ना, क्या नाम, आईटी सॉरी साइबर विंग, उसमें ये छोटी मोटी क्लिपिंग्स काट के रील्स बना के डाला करता था और उनका ट्विटर हैंडल संभाला करता था। उस आदमी को सर पंजाब सरकार का सलाहकार, आप बताइए, आप तो इतने बड़े अफसर रहे हैं सर, विभव कुमार जैसा क्लर्क किस्म का आदमी पंजाब सरकार को क्या सलाह देता होगा? वो तो कलेक्टिंग एजेंट है। हाँ वो सर सिर्फ, और जो उसने कहा ना कि पंजाब को एटीएम समझना बंद करो, सर आज केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी समस्या सर Z+ सिक्योरिटी, केजरीवाल को और चड्डा को, चड्डा वो क्या नाम, कौन चड्डा है वो, उसका परिणीति का हस्बैंड राघव चड्डा को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। 3 वो लैंड रोवर गाड़ियां खरीदी गई थी पीएम के काफिले के लिए। केजरीवाल चंडीगढ़ आया था तो एक गाड़ी उसकी यात्रा के लिए दे दी गई, उस गाड़ी को वो लेके वो दिल्ली आ गया और उसने वापस नहीं करी सर वो गाड़ी, पता है आपको? वो गाड़ी पिछले महीने लैंड रोवर पंजाब सरकार ने वापस मंगाई है। आज की तारीख में सर केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या है कि अब इसको वापस उस नीली वैगनार पे आना पड़ेगा, इसके पास कोई चारा नहीं। उसकी सिक्योरिटी पंजाब सरकार पहले ही वापस ले चुकी है, गाड़ियां पहले ही वापस ले चुकी है, प्रोटोकॉल उसके पास अब रहा नहीं किसी किस्म का। तो सर ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं और कैडर को यह बताने के लिए कि आम आदमी के पार्टी के मालिक हम हैं, सर ये बताने के लिए 92 विधायकों और पंजाब के सीएम। सर ये देखिए ना, पंजाबियों के लिए इससे बड़ा
जूता कोई भिगो के क्या मुंह पे मारेगा कि सर एक एक प्रतिनिधि जो सुपर होता है, सीएम, वो अपने जनप्रतिनिधि, आप को सुपर सीएम बनाना चाहता है, अगर हाँ सीएम नहीं तो। हाँ, वो कि मैं तुम्हारी पूरे प्रदेश के सभी जीते हुए विधायकों और मुख्यमंत्री को जब चाहूं तब तलब कर सकता हूं, तलब। सर वो याद है मायावती जब सर मीटिंग लेती थी ना, मायावती और कांशीराम जब मीटिंग लेते थे तो दोनों ये सब दोनों कुर्सी पे बैठे रहते थे और मुलायम सिंह खड़ा रहता था, खड़ा होकर उनके सामने। आपको सर ये बड़ा ताज्जुब वाली बात है, मुलायम सिंह वो तो चीफ मिनिस्टर, हर 15 दिन पे कांशीराम दिल्ली से आते थे और मायावती, और एक सूटकेस लेके जब ये दोनों उससे मीटिंग लेते थे तो मुलायम सिंह खड़ा, कोई बात हुई थी तो मुलायम सिंह से कान पकड़वा के माफी मंगवाई थी, उसकी शायद फोटो खींच ली गई थी चोरी छिपे, वो फोटो रिलीज हो गई थी बाद में, ऐसे बताया जाता है। तो सर वो जो भाव था ना मायावती और कांशीराम का कि हम मुलायम सिंह को अपने सामने खड़ा रह के बात करते हैं और फिर ये पब्लिक को बताने के लिए फोटो खींच के रिलीज कर देता, तो ठीक उसी भाव से केजरीवाल ने ये काम किया। हाँ, लेकिन केजरीवाल की वो स्थिति इस समय थोड़ी है जो उस समय कांशीराम और मायावती की थी। तो हाँ, बिल्कुल ये बात, ये तो उलट बांसी चला रहा है। तो सर अब ये पंजाब की इज्जत का सवाल है कि भगवंत मान अब आने वाले समय में केजरीवाल को समुचित जवाब दें कि पंजाब को अपनी लौंडी बांधी। हमारे पुराने जमाने में सर जमींदार लोग जो कारिंदे और दासियां होते थे उनको लौंडी बांधी कहा जाता था यूपी में, तो पंजाब के लोगों को लौंडी बांधी समझना बंद करें। जी जी चलिए, अब थोड़ा विषयांतर करते हैं और अब चलते हैं अवनीश जी के पास। अब मिल्कीपुर की चर्चा हो रही है चारों तरफ, और मैं जानकर, यद्यपि 61,170 वोट की जो अभूतपूर्व जीत है वो मिल्कीपुर के लिए बहुत बड़ी है। लोग कह रहे हैं अयोध्या का बदला ले लिया गया, लेकिन इससे जो है ये अखिलेश बाबू की जो आगे की पीडीए राजनीति है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं, विशेषकर जब हमें ये जानकारी हुई कि अवधेश प्रसाद का जो अपना स्वयं का बूथ है, उनका जो गांव है इनायत नगर, उसका बूथ नंबर जो 267 बताते हैं, वो अपना बूथ भी नहीं बचा पाए, वहां पर भी हार गए। तो ये तो अभूतपूर्व घटना है कि मिल्कीपुर में जो हुआ वो साधारण घटना नहीं है, फिर इसका तो कुछ और ही विश्लेषण करना पड़ेगा। आपने सर मिल्कीपुर की जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो हार हुई है उसको वाकई में एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा। आपने कहा कि 61,000 कुछ वोटों से वो जीते हैं भाजपा के कैंडिडेट। अब इसके लिए जरा सा वापस चलिए, 2024 का लोकसभा चुनाव अवधेश पासी ने 54,000 कुछ वोटों से जीता था। तो जो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि साहब मिल्कीपुर में बदला नहीं लिया और फैजाबाद में लोकसभा चुनाव जीतना, उसका बदला मिल्कीपुर कभी नहीं हो सकता। लेकिन सर ये बताइए, उसी फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा हैं और 5 विधानसभा को मिलाकर 54,000 कुछ वोट से जीतते हैं अवधेश पासी, जिसको कि बहुत बड़ी जीत बता दिया। राहुल गांधी ने भी बता दिया, उसको ओन किया, और अखिलेश ने तो खैर किया ही, लेकिन अकेले एक विधानसभा में 61,000 से हरा दिया जाता है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, इसका और खुद अपना बूथ हार जाते हैं। ये इतनी बड़ी हार हुई क्यों? इसकी केवल एक वजह है सर, केवल एक वजह। आइए सबसे पहले मिलके हम सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए अखिलेश यादव जी को, और जो धन्यवाद अखिलेश यादव जी से बच जाए थोड़ा, उसको उठा के राहुल गांधी को दीजिए। केवल एक कारण मैं बता रहा हूं इस प्रचंड हार का, अवधेश पासी को अयोध्या का राजा कहना। अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद को कहा और राहुल गांधी ने उसको आगे बढ़ाया। ये बात न सिर्फ पूरे फैजाबाद के मतदाताओं को, पूरे उस फैजाबाद लोकसभा के मतदाताओं को बात कर रहा हूं सर, लल्लू सिंह को हरा जरूर दिया लोकल शिकायतों की वजह से 24 के मोदी जी वाले इलेक्शन में,
लेकिन जैसे ही इस अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहा, तो बाकी पूरा मिल्कीपुर तो छोड़ दीजिए, खुद अवधेश पासी का बूथ अपना, उसने इसको अपने माथे का कलंक समझा। और एक अकेला ये फैक्टर मैं बता रहा हूं, बहुत सारे इसमें और भी फैक्टर आप मान सकते हैं कि साहब लल्लू सिंह को हरा दिया, थोड़ा लोकल उसमें, उस वजह से एक लोगों के अंदर गिल्ट था, उसको वापस कर दिया। फिर पिछली बार जो नारा दिया था लोकसभा में कि ना अयोध्या ना काशी, अब की है अवधेश पासी, तो ये नारा यहां पर बदल गया था मिल्कीपुर में कि है अयोध्या भी और काशी, पासी के सामने पासी, क्योंकि भाजपा ने भी वो जातिगत समीकरण उतार दिया था। अब यहां पर अगर देखिए तो बसपा, मायावती जी बड़े मजे ले रही हैं। मायावती जी बड़ी अनुभवी महिला है और राष्ट्रवादी राजनीति का अगर कोई विपक्ष में रहते हुए सर उदाहरण देखना हो तो मायावती जी की राजनीति देखिए 2014 के बाद से। उस महिला ने अपनी पार्टी खुद या अपने पार्टी के किसी व्यक्ति को कभी भी राष्ट्र विरोधी राजनीति में टिप्पणी करने के लिए कभी कोई अवसर नहीं दिया, खुद भी नहीं लिया और कभी देती भी नहीं। वो मजे ले रही हैं। कारण ये कि कहा जा रहा है कि साहब वहां पर चंद्रशेखर रावण की पार्टी का कैंडिडेट था, 5,000 वोट लेके गया है। मैं कहता हूं अगर इस 61,000 में से 5,000 माइनस भी कर दें कि वो सारे के सारे वोट मिल जाते समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, फिर भी 55,000 से हार थी, फिर भी अवधेश पासी की जो जीत थी लोकसभा की उससे ज्यादा का था। एक अकेले फैक्टर में सर आप सनातन को गाली देंगे, अब भारत में इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी सर। और यही वजह था कि पासी के सामने पासी कैंडिडेट होने के बावजूद भी खुद अवधेश पासी का अपना गांव उनके खिलाफ खड़ा था, एक एक व्यक्ति उनके खिलाफ खड़ा था। इसलिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद दूंगा अखिलेश यादव को कि भैया तुम ऐसी गलती करते रहो। तुम्हारे पिता ने हिंदुओं को, खारसेवकों को पर गोली चला के जो काम किया था, आप उससे आगे बढ़ रहे हो, वो काम आप लगातार करते रहो। एक अकेले इस कालिख ने अखिलेश यादव के कैंडिडेट को इतनी बड़ी मार्जिन से हराया है, वरना वाकई लोगों को यह लगना चाहिए कि साहब इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। पिता जो है वो 54,000 से लोकसभा जीतता है और बेटा 61,000 से हार जाता है। तो सर एक तो इन्होंने फैजाबाद को फर्जी तरीके से अयोध्या लोकसभा सीट कहा, दूसरा अयोध्या का राजा कहा। अयोध्या का राजा केवल और केवल राजा राम हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो सकते हैं। यह बात एक एक व्यक्ति को कली, खुद इस आदमी के परिवार से इनको वोट नहीं मिले हैं सर, और तो और छोड़िए, खुद अंदर के परिवार से नहीं, हो सकता है श्रीमती अवधेश पासी ने वोट नहीं दिया हो। अगर ऐसा भी है तो इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि अयोध्या का राजा कोई दूसरा हो नहीं सकता। यह भावनात्मक मुद्दा। जी बाबा जी कुछ कहना चाह बाबा जी कह रहे थे कुछ। सर जिस तरीके से फैजाबाद की हार को हिंदुओं का, सनातनी आस्था का मजाक उड़ाने का टूल बनाया था अखिलेश यादव ने, और अवधेश प्रसाद जैसे घटिया गलीच आदमी को ट्रॉफी की तरह अपने गले में लटका के घूमते थे और संसद में अपने बगल में बैठाते थे ना, तो इससे हिंदुओं की आस्था आहत हुई थी। सर वो जो अपना बूथ आ रहा है ना, और अवनीश भाई ने जो कहा ना कि मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर खुद अवधेश पासी की बीवी ने वोट न दिया, हुआ है सर। और सर यही हुआ। ये गलती अवधेश पासी की उतनी नहीं है, अवधेश प्रसाद की, जितनी अखिलेश यादव की। सर अखिलेश यादव ने पिछले 3 महीने से लगातार कुंभ के खिलाफ एक मतलब बहुत ही निचले स्तर का एक अभियान छेड़ रखा है, और तमाम नेगेटिव बातें और कुंभ को बदनाम करने वाली तमाम एक मतलब फेसबुक पोस्ट, मीडिया पोस्ट, बयान, दुनिया भर के वीडियोस और ऐसे बयान देने की। सर उनको राजनीति करनी है, भाजपा से करे ना, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? उनको कुंभ पे छीटाकशी करने का अधिकार किसने दिया? कुंभ कोई भाजपा का इवेंट नहीं है, भाजपा के शासनकाल में हो रहा है, इसलिए भाजपा की सरकार कुंभ का आयोजन कर रही है। कल को आपकी सरकार में होगा, आपको करना पड़ेगा।
तो वो सपा का कुंभ नहीं हो जाएगा, वो आजम खान का कुंभ नहीं था। कुंभ कुंभ होता है चाहे जो आयोजित करे, पर आपने इसे भाजपा का कुंभ बना दिया है। सर, हिंदू बिल्कुल जो अस्मिता है ना, उसके ऊपर आपने हाथ डाला था जब आपने अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद को किया था। तब जनता ने वो बदला लिया है मिल्कीपुर में। जी बिल्कुल, एक अब अकेला ये फैक्टर अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति का क्या होगा आगे खत्म हो गई 2027 सर। में देखने से? सर देखिए, राहुल गांधी की वो जो इंडी अलायंस है वो जिस तरीके से खत्म हुआ है, इनका देखिए, इनके पास पीडीए कभी था ही नहीं। इनके पास कब पीडीए था सर? इनका जो भी पीडीए है वो केवल सफाई है, इनके चाचा, इनके भतीजा, इनका बेटा, इनकी बेटी, इसके अलावा इनके पास और क्या पीडीए है? ये किस मुंह से कहते हैं पीडीए सर? इनके पास वोट कहां है पीडीए के? कब रहे हैं पीडीए के वोट? ये 2024 वाले लोकसभा चुनाव में इन्होंने जो ये सीटें पा लिया, ये सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट, टिकट वितरण, आखिर लल्लू सिंह को केवल बदल दिया गया होता फैजाबाद से तो ये कलंक नहीं लगता जिसको अखिलेश यादव ढो रहे हैं। तो भाजपा की देखिए, कहीं टिकट वितरण में तो जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां तो हैं। इसलिए नहीं बदल सके ना क्योंकि योगी जी ने कह दिया था बदल दो, तो कैसे बदलते? अब सर ठीक है, हाँ, ये तमाम बातें हैं। हाँ बाबा जी जी कुछ कह रहे। सर, दिल्ली के चुनाव की समीक्षा कीजिए। वाल्मीकि वोट पूरा भाजपा को गया है दिल्ली में। वाल्मीकि बाबा जी, इसी के साथ एक वैलिड पॉइंट और जोड़ लीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरा वाल्मीकि वोट बीजेपी को गया है, लेकिन मनुस्मृति का अपमान करके जलाने वाली बीजेपी की कैंडिडेट जो कि गौतम थी, वो हार गई। ये भी आप देखिए, ये बात बिल्कुल उसी मिल्कीपुर की तरह है कि अगर सनातन के स्वाभिमान को, सनातन की आस्था को जो भी चोट पहुंचाएगा वो किसी पार्टी से हो, जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है। क्या मिल्कीपुर और क्या गौतम दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली का वाल्मीकि भाजपा के साथ, पंजाब का वाल्मीकि भाजपा के साथ, मायावती या कहीं चंद्रशेखर के साथ सिर्फ और सिर्फ जाटव समाज रहता है। चमार जिसको बोला था, चर्मकार। तो चर्मकार के अलावा सैकड़ों दलित, महादलित जातियां हैं, ज्यादातर भाजपा के साथ हैं। तो ये कौन सी पीडीए की राजनीति कर रहे हैं? अच्छा, आइए आप पिछड़ा में आ जाते हैं। ओबीसी गिन लीजिए। लगता है कि हाँ, इनको लगता है कि पिछड़ा माने सिर्फ अहीर। जी नहीं सर, अहीरों के अलावा और 100 जातियां हैं ओबीसी सर। में। मौर्य, धानुक, पटवार हैं, मतलब 100। अल्पसंख्यक की बात कर लीजिए, मुस्लिम वोट के बल पे राजनीति करेंगे। कब आज तक किसका सगा हुआ है मुसलमान? किसका सगा हुआ है? कुंदरकी में छोड़ दिया ना। हाँ, नहीं, वहां तुर्क पठान हो गया। सर 2009 का लोकसभा भूल गए? 2009 में 21 सीट दिया था इसी मुसलमान ने कांग्रेस को। अच्छा, कौन सा संगठन था कांग्रेस के पास, बताइएगा जरा 2009 में? तो इसी लोकसभा चुनाव में इसी कांग्रेस को इसी मुसलमान ने इसी यूपी में 21 सीट दिया था ना सर। हाँ, बिल्कुल। मुसलमान जिस दिन तय कर लेगा कि सचमुच उसको कांग्रेस में जाना है, सर भीख का कटोरा पकड़ा देगा अखिलेश के हाथ में। ये है इनकी पीडीए राजनीति की असलियत। भी पिछड़ा भी मैंने आपको बता दिया, दलित का बता ही दिया, अल्पसंख्यक का बता दिया। तो आपने पूछा था पीडीए का क्या भविष्य है? यह भविष्य है। पीडीए खत्म है सर, पीडीए खत्म है। तो अब 2027 वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय जय श्री राम।